हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका बायोलॉजी लवर्स हब चैनल पे। तो जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, आज हम कौन से चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बायोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये तो हम थंबनेल देख के भी समझ गए थे। तो बेटा इंट्रो देना पड़ता है वीडियो के लिए, इसलिए मैंने दिया। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 14 क्वेश्चंस है। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। आप दोनों पार्ट्स को प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, या फिर आप चैनल पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चलो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़ने के बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी करके जाना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी इतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि आपके अदर क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? ग्रुप द फॉलोइंग एज नाइट्रोजनस बेसेस एंड न्यूक्लियोसाइड्स। अब ये जो आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से हमें बताना है कि कौन से नाइट्रोजनस बेसेस हैं और कौन कौन से न्यूक्लियोसाइड्स है। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो नाइट्रोजनस बेसेस आर मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजनस बेसेस है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। साथ ही उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है बेसेस के। अब बेसेस क्या होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, ये रिएक्शंस आपने 9th 10th में पढ़ी होगी। ठीक है, तो और एक और बात क्या कि ये जो बेसेस होते हैं वो क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ये एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो नाइट्रोजनस बेसेस जो होते हैं वो भी इसी तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस है। तो जैसा कि हमें पता है कि नाइट्रोजनस बेसेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और वो आरएनए के केस में क्या होता है? यूरैसिल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे से इनमें से हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है? एक तो एडेनाइन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्वानिन नहीं है यहाँ पे, और हमें साइटिडीन दिखाई दे रहा है, ये भी नाइट्रोजनस बेसिस नहीं है। थाइमीन है, यूरैसिल है और एक साइटोसिन है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है। देखो, एडेनिन, साइटोसिन, यूरैसिल एंड थाइमीन। ठीक है, तो ये 4 क्या है? हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। तो हमने बता दिया ये 4 तो नाइट्रोजनस बेसिस थे। अब कौन से 2 बच गए? एक तो साइटिडीन बच गया और एक ग्वानोसिन बच गया। तो ये जो 2 हैं वो बचे हुए जो है वो क्या है? न्यूक्लियोसाइड कहलाएंगे। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? देखो, जो न्यूक्लियोसाइड है वो किससे मिलके बने होते हैं? जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उसमें जब हम शुगर ऐड कर दें तो वो क्या बना लेंगे? हमारे न्यूक्लियोसाइड बना लेंगे। ठीक है, और अब जब ये न्यूक्लियोसाइड बन गए तो जब हम इस न्यूक्लियोसाइड में, ये जो न्यूक्लियोसाइड है उसमें अगर हम फॉस्फेट ग्रुप लगा दें तो वो क्या बना लेंगे? हमारे न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेंगे? न्यूक्लियोसाइड बनेगा हमारा नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर से, और न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलके क्या बनाएंगे? हमारा न्यूक्लियोटाइड, TIDE। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे कौन कौन से हैं? न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे हमें 2 दिखाई दे रहे हैं, एक तो साइटिडीन और एक ग्वानोसिन। ठीक है, ये 2 क्या है? न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, mentioned above fall in the group of nucleoside because they are made up of nitrogenous bases and 5 carbon carbohydrate ribose। ये इसमें राइबोज हमें पता है शुगर होती है। ठीक है, तो 5 कार्बन की कार्बोहाइड्रेट राइबोज इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए ये दोनों किसके अंदर आएंगे? हमारे न्यूक्लियोसाइड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे देख सकते हैं। देखो, ये यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस शो किए हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ये हम आरएनए के केस की बात नहीं कर रहे, ये हम डीएनए के केस की बात कर रहे हैं। और जब आरएनए की बात करेंगे तो ये थाइमिन की जगह क्या आ जाएगा?
यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस होता है आरएनए और डीएनए में। ठीक है, और ये जो है ये आपको डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जिसमें यहाँ पे बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ना नाइट्रोजनस बेसेस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बेस पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, इसे इरेज कर देती हूँ मैं। देखो, सबसे पहले इफ द डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 20% साइटोसिन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एडेनिन इन दी डीएनए। अब देखो, इसमें क्या बोला है कि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड ही होता है, उसमें 20% साइटोसिन प्रेजेंट है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, एडेनिन का परसेंट बताना है डीएनए के अंदर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलो, आपको ये बात तो समझ आई गई होगी ये देख के कि जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो चरगाव्स रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू चरगाव्स रूल जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है वो हमेशा इक्वल होगा अमाउंट ऑफ थाइमिन के, और जो अमाउंट ऑफ ग्वानिन है वो हमेशा इक्वल होगा साइटोसिन के। ये क्या है, ये चरगाव्स रूल बोलता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो मैं आपको इसे लिख के एक्सप्लेन करना चाहूँगी, यहाँ पे समझा देती हूँ मैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो एडेनिन है वो हमेशा हमारे थाइमिन के इक्वल होगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के इक्वल होगा। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैंने ये 2 लाइन और यहाँ पे 3 लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि एडेनिन हमेशा डबल बॉन्डेड मतलब डबल बॉन्ड बनाता है थाइमिन के साथ और ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है ग्वानिन के साथ, इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि साइटोसिन, क्या बोला है, जो साइटोसिन है वो कितना परसेंट है, 20% है। ठीक है, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो थाइमिन ग्वानिन है वो भी 20% होगा। तो साइटोसिन प्लस ग्वानिन इज इक्वल्स टू, देखो साइटोसिन कितना था 20, और क्योंकि ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं तो ये ग्वानिन भी कितना होगा 20% होगा। ठीक है, तो ये भी 20%, तो हमारा ग्वानिन प्लस साइटोसिन प्लस ग्वानिन कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि टोटल कितना होता है, 100% होता है। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे, अब हमको एडेनिन का अमाउंट निकालना है। तो एडेनिन और एडेनिन प्लस थाइमिन कितना होगा, 100 माइनस ये वाला 40%, इसमें से हम माइनस कर देंगे तो इन दोनों का टोटल सम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60% आएगा। अब 60% ये दोनों मिला के हैं, पर हमको सिर्फ एडेनिन का चाहिए, पर हमें पता है कि दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं, तो हम थोड़ा सा मैथ्स लगा के ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एडेनिन है वो 30% होगा और थाइमिन जो है वो भी 30% होगा। तो 30 + 30 मिला के कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो हमें ये पूछा था एडेनिन का, तो हमने बता दिया कि एडेनिन का कितना होता है, 30% होगा डीएनए के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसे प्रूव कर दिया। ठीक है, आप ये ज़रूर लिख के आना एग्जाम में अगर आपसे पूछे वाला क्वेश्चन तो। और आप यहाँ पे लैंग्वेज के टर्म्स में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिख दिया, आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ये इस पीडीएफ का लिंक अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है हमारा बायोलॉजी लवर सब नाम से, मैं वहाँ पे इसे अपलोड कर दूँगी। ठीक है, या फिर आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ द सीक्वेंस ऑफ 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज रिटर्न एज फॉलोज। हमें पता है कि डीएनए में टोटल 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रैंड दे रखा है जो कि कहाँ से कहाँ तक है, 5' to 3' डायरेक्शन में ये दे रखा है। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि उसके जो सामने वाला जो स्ट्रैंड होगा उसका हमें बताना है इन डायरेक्शन 5' to 3' डायरेक्शन। ठीक है, इसका डायरेक्शन भी हमें 5' to 3' डायरेक्शन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, ये रहा जो मैंने 2 स्ट्रैंड्स के बारे में बताया था, एक होता है हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड और एक होता है कोडिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे कोई सा भी एक स्ट्रैंड यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ये 5' to 3' डायरेक्शन वाला, पर हमसे जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पूछा है वो भी 5' to 3' डायरेक्शन में ही पूछा है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैं बताती हूँ।
सबसे पहले हम एज इट इज लिख देंगे। देखो लिख दिया, ये जो क्वेश्चन में दे रखा था हमने इसे एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, जो ए है उसे रिप्लेस कर देंगे हम टी से, और जो सी है उसे रिप्लेस कर देंगे हम जी से। बस यही करना है, ठीक है। बाकी पूरा एज इट इज रहेगा और इसकी डायरेक्शन हम अपोजिट कर देंगे क्योंकि हमने चेंज करी है, तो ये 3' to 5' हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करके बता देती हूँ मैं आपको। जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें 3' to 5' की डायरेक्शन में सीक्वेंस करना है। तो ए का अपोजिट होता है टी, टी का अपोजिट ए, जी का सी और सी का जी, ठीक है। क्या इतने हिस्से का हमने बना लिया कॉम्प्लीमेंट्री। अब फिर से ए आ गया, फिर टी ए सी जी, फिर टी ए सी जी, फिर टी ए सी जी, ऐसे कर करके हम पूरा यहाँ तक कर देंगे कंप्लीट, ठीक है। तो हमने ये जो है यहाँ पे ये आ गया हमारा, ये आएगा, ठीक है, हम जब इसे सॉल्व करेंगे। अब क्या करना है, हमको 5' to 3' पूछा है ना, तो कुछ नहीं करना है, बस इसको हम यहाँ पीछे से लेके आगे तक अपोजिट लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जी था, जी आ गया, सी फिर सी लिख दिया, फिर ये यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए लिख दिया, फिर यहाँ पे टी, तो यहाँ पे टी लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको इस डायरेक्शन में अपोजिट एज इट इज ऐसा कैसा लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, 5' to 3' की डायरेक्शन में हमारी सीक्वेंस लिखा जाएगी, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 3rd कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, इफ द सीक्वेंस ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिटर्न एज फॉलोज। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का, उसे यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। mRNA का सीक्वेंस हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि जो DNA होता है, एक सेकेंड, ये जो DNA है उसमें क्या होता है, जो साइटोसिन मतलब एडेनिन है वो पेयर करता है थाइमिन के साथ, बट RNA के केस में क्या होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ ना जुड़ते हुए यूरैसिल के साथ जुड़ता है, ये डिफरेंस होता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, देखो ये हमने सीक्वेंस जो है कोडिंग स्ट्रैंड का जो क्वेश्चन में दे रखा था वो लिख दिया। देन द टेम्पलेट स्ट्रैंड इन दी 3' to 5' डायरेक्शन वुड बी। तो 3' to 5' डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट हम इसका कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हमें देखो अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाएंगे। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाएंगे, 3' to 5' की डायरेक्शन में बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, ए की जगह टी लिखना है, टी की जगह ए लिखना है, सी की जगह सी लिखना है और ए की जगह वही, मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट्री हम क्या कर देंगे, टी लिख देंगे और सी के कॉम्प्लीमेंट्री हम जी लिख देंगे। अभी हम RNA के लिए नहीं बना रहे हैं, अभी हम DNA के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इस तरह से बना देंगे जैसे हमने इसके पिछले क्वेश्चन में किया था। अब क्या करेंगे, क्योंकि हम RNA के लिए बना रहे हैं तो हम यूरैसिल रिप्लेस कर देंगे थाइमिन से, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी आपको टी दिखाई दे रहा है ना, उसकी जगह आपको यू लिख देना है, बाकी पूरा एज इट इज हमें सेम टू सेम लिख देना है, ठीक है। टी की जगह आपको क्या लिख देना है, यू लिख देना है। इस तरह से आप पूरा आगे तक सॉल्व कर सकते हैं और आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था 5' to 3', तो ये हमारा 5' to 3' डायरेक्शन में हो गया है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि हमें पता है कि जो सीक्वेंस ऑफ mRNA है वो सेम होता है कोडिंग स्ट्रैंड के, यानी कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसी के सिमिलर होता है, मतलब DNA का जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है ना वैसा ही सेम होता है हमारा mRNA का सीक्वेंस। तो हमारा DNA का कोडिंग स्ट्रैंड क्या था, 5' to 3' डायरेक्शन में था, इसीलिए हमने इसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, Which property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize a semi-conservative mode of DNA replication? Explain. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि DNA को ही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्यों माना गया रेप्लिकेशन का, ठीक है। यानी कि DNA को सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला वॉटसन एंड क्रीक ने, और उन्होंने क्या मतलब प्रूफ दिया था कि DNA जो है वो मतलब सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में, ठीक है। तो चलो इसमें हम सेमी कंजर्वेटिव नेचर पढ़ेंगे DNA का। तो जो DNA है, द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग
property of DNA double helix led Watson and Crick to hypothesize a semi-conservative mode of DNA replication। ये तो ऐसा कैसा क्वेश्चन लिख दिया इसमें। Semi-conservative mode of replication produce 2 copies each containing one original strand and one new strand। देखो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, यानी कि एक ही डीएनए जब आगे जाकर के 2 डीएनए बना लेगा, एक और नया डीएनए बना लेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो देखो ये डीएनए रेप्लिकेशन का यहाँ पे डायग्राम शो किया गया है। ये डबल हेलिकल हमारा क्या है, डीएनए है, जिसे हम पेरेंट डीएनए भी बोल सकते हैं। अब ये पेरेंट डीएनए आगे जा करके अनकॉइल होगा, यानी कि इसकी अनकॉइलिंग होगी और ये जो है इस तरह से आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो है ये जो था, ये ब्लू वाला जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हमारा ओल्ड स्ट्रैंड है, और जो ये पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमारा न्यू स्ट्रैंड जो बना है, ठीक है। और ये यहाँ पे भी सिमिलर, ये ब्लू स्ट्रैंड ओल्ड है और ये वाला जो नया है वो न्यू स्ट्रैंड है। तो इस तरह से क्या 2 डीएनए और बन गए एक पेरेंट डीएनए से, ठीक है। अब इसकी आपको पता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री होता है डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि देखो ये पुराना जो था वो आगे भी कंटिन्यू हुआ, यानी कि इसका जो मटेरियल था वो कंजर्व ही रहा, यानी कि वो उसने डिवाइड कर लिया, रेप्लिकेशन कर लिया, पर फिर भी उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो आगे बढ़ता गया, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव बोलते हैं। देखो इसने एक ओरिजिनल स्ट्रैंड था और एक न्यू स्ट्रैंड बना लिया। दिस मीन्स दैट एवरी डबल हेलिक्स in the new generation of the organism consists of one complete old strand and one complete new strand wrapped around each other। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो नया हमारा बनेगा डॉटर डीएनए, उसमें एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा, ठीक है। या इसीलिए हम बोलते हैं कि जो डीएनए है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है नेचर में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये इसका डिटेल जो उन्होंने प्रूफ दिया था वो वाला डायग्राम है। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर ऑफ द टेम्पलेट डीएनए और आरएनए एंड द नेचर ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इट डीएनए और आरएनए, लिस्ट द टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज। यानी कि हमें जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमरेज है उसके नाम बताने हैं, इसमें बस ये बोला है, ठीक है। तो कौन कौन से पॉलीमरेज होते हैं, एक तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब आपको एक समझ तो आया नहीं होगा कि ये क्या लिखा है, ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। डीएनए डिपेंडेंट यानी कि डीएनए से हमने जब नया डीएनए बनाया तो किसकी प्रेजेंस में बनाया, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए पे डिपेंड होकर डीएनए पॉलीमरेज ने काम किया और डीएनए बना लिया, ठीक है, नया डीएनए। अब डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि डीएनए से क्या बना, आरएनए बना, किसकी प्रेजेंस में, आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में। अब आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए से आरएनए बनाया विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज यानी कि आरएनए से बनाया डीएनए विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, हाउ डिड हर्शे एंड चेज डिफरेंशिएट बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन इन देयर एक्सपेरिमेंट व्हाइल प्रूविंग दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, आप कुछ करें ना करें ये क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में करके जाइएगा, ठीक है। अब इसमें ये जो हर्शे और चेज है उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या है, और इसमें बोला है कि डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों माना गया, ठीक है, प्रोटीन को क्यों नहीं माना गया। तो देखो सबसे पहले जो हर्शे और चेज थे, 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें उन्होंने क्या लिए थे, बैक्टीरियोफेजेस लिए थे। अब बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने जो बैक्टीरियोफेजेस को 2 मीडियम में डाला, एक जो मीडियम था उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था और दूसरा जो था उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस प्रेजेंट था। देखो इसको आप मैं इस तरह से समझा देती हूँ। बैक्टीरियोफेज लिए उसको 2 मीडिया के अंदर ग्रो करवाया, एक मीडिया के अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था जिसको P32 से डिनोट किया, और एक में था रेडियो एक्टिव सल्फर जिसको S35 से रिप्रेजेंट किया। तो देखो इसको मैं शो करती हूँ, ये जो डीएनए है यहाँ पे डीएनए रेडियो एक्टिव है और यहाँ पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, इस वाले केस में, इस वाले मीडिया में, ठीक है। तो देखो अब क्या था,
ठीक है। एक मीडिया, वही वाली बात इसमें लिखी हुई है, एक जो था मीडिया उसमें रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया और जो दूसरा था उसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया। अब जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था, वो फॉस्फोरस मतलब क्या होता है, इज अ कंपाउंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड इट फॉर्म्स न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। ठीक है, डीएनए बनाता है ये। जो सल्फर होता है वो अमीनो एसिड का कंपोनेंट है, तो ये क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब दोनों सैंपल जो थे, देखो मैं आपको पहले इसको डायग्राम एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि ये एनसीईआरटी का डायग्राम है हमारा। देखो ये हमारा क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, दो बैक्टीरियोफेज लिए, एक को हमने डाला रेडियो एक्टिव सल्फर के मीडियम में, एक को डाला हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले में। तो जो रेडियो एक्टिव सल्फर वाला था उसमें जो मतलब प्रोटीन था वो रेडियो एक्टिव रहेगा, पर जो हमारा फॉस्फोरस वाला था उसमें रेडियो एक्टिव कौन रहेगा, डीएनए रहेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो इस वाले केस में डीएनए रेडियो एक्टिव होता है और इस वाले सल्फर वाले केस में प्रोटीन रेडियो एक्टिव होता है। अब रेडियो एक्टिविटी को यहाँ पे इन्होंने रेड कलर से रिप्रेजेंट करा है। देखो जो रेड है ना वो रेडियो एक्टिविटी को शो कर रहा है और जो ब्लैक कलर है वो नॉन रेडियो एक्टिव को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम को देख के हमको क्या समझ आ रहा है कि जो ये डीएनए, ये जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर दिखाई दे रहा है ये डीएनए है, और ये जो बाहर जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, हमारा बैक्टीरियोफेज यानी कि प्रोटीन है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कलर से क्या है, प्रोटीन है। डीएनए ब्लैक कलर का यानी कि यहाँ पे डीएनए क्या है, नॉन रेडियो एक्टिव है, और जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव है। अब इस केस में देखें तो प्रोटीन जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव है और डीएनए जो है वो रेडियो एक्टिव है। किस केस में, फॉस्फोरस के केस में। ठीक है, अब क्या किया, ये जो बैक्टीरियोफेजेस थे इसको इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया, यानी कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया था, ये ई कोलाई बैक्टीरिया पे ये इन्फेक्ट कर रहे हैं ये वाले वायरसेस। तो ये वायरसेस कैसे इन्फेक्ट करेंगे, इनके अंदर का जो डीएनए मतलब जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा इसके अंदर छोड़ देते हैं बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे इनके जेनेटिक मटीरियल आ गए, जो भी था। यहाँ पे नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए है और यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा है। नाउ द 2 सैंपल्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस वर अलाउड टू इन्फेक्ट इट्स होस्ट सेल। होस्ट सेल यानी कि जो ई कोलाई है उसमें ये इन्फेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर इन्फेक्शन द सैंपल वॉज एनालाइज फॉर रेडियो एक्टिविटी इन द होस्ट सेल। फिर वो जो सैंपल था उससे हमने एनालाइज किया कि किसके अंदर रेडियो एक्टिविटी देखी गई। ठीक है, फॉर एनालिसिस द वायरस एंड बैक्टीरिया वर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो देखो ब्लेंडिंग कर दी, ब्लेंडिंग इन्फेक्शन के बाद क्या हुआ, ब्लेंडिंग करी। ब्लेंडिंग से क्या होगा, जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर आ जाएगा और मिक्स हो जाएगा पूरा एक दूसरे से। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है, डेंसिटी की बेसिस पे जब हम मतलब इस तरह से रोटेशन करवाते हैं ताकि वो डेंसिटी की बेसिस पे डिफरेंट मतलब अलग अलग हो जाए जो भी मटीरियल है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवा दिया। Since the protein was lighter, it was found in the supernatant। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन कोट हमें पता है कि वो हल्का होता है, लाइट वेट होता है, तो वो क्या ऊपर ऊपर सुपरनेटेंट यानी कि ऊपर ऊपर जम जाएगा और जो डीएनए रहेगा वो नीचे नीचे आ जाएगा। ठीक है, Now while the infected bacteria got settled at the bottom of the centrifuge tube, तो जो इन्फेक्टेड बैक्टीरिया था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, नीचे नीचे आ जाएगा सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। ठीक है, hence it proved that DNA is the genetic material as it was transferred from virus to bacteria। तो इसीलिए हमने क्या बोला, डीएनए जो है वो जेनेटिक मटीरियल, क्योंकि वो वायरस से बैक्टीरिया के अंदर आ गया और उसने बैक्टीरिया को क्या कर दिया, इन्फेक्ट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो सल्फर वाला केस था ना, सल्फर वाला केस में क्या था, नॉन रेडियो एक्टिव था। ठीक है, नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, क्योंकि इसके अंदर जो डीएनए था वो नॉन रेडियो एक्टिव था, इसमें सिर्फ प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। ठीक है, बट इस केस में क्या था, जो रेडियो एक्टिव जो था सेल जो है वो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सेल, रेडियो एक्टिविटी जो है ना सेल के अंदर दिखाई दी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर डीएनए जो था वो रेडियो एक्टिव था। नाउ रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट। यहाँ पे जो सल्फर था वो सुपरनेटेंट हमें यानी कि जो प्रोटीन है वो लाइट वेट था, इसलिए हमको सुपरनेटेंट यानी कि ऊपर ऊपर मिल गया, और यहाँ पे जो डीएनए था वो हमें सुपरनेटेंट यानी कि ऊपर ऊपर मिला।
ठीक है। तो यहाँ पे हमने मतलब ये जो हर्शी और चेस थे इन्होंने प्रूव कर दिया कि जो डीएनए है वो ही ट्रांसफ़र होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो इस कहाँ से यहाँ पे वायरस से कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, ये बैक्टीरिया के अंदर वायरस ट्रांसफ़र हुआ, इसीलिए जो डीएनए है उसको क्या बोलते हैं, हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो एक बार और आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, इसमें हमें डिफरेंस बिटवीन बताना है रिपीटेटिव डीएनए एंड सैटेलाइट डीएनए, ठीक है। एमआरएनए, टीआरएनए, टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। देखो जो रिपीटेटिव डीएनए है उसमें हमें नाम से पता चल रहा है कि उसमें रिपीटेशन है और इसमें सैटेलाइट में रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो जो रिपीटेटिव डीएनए है आर टेंडेम रिपीट्स और इंटरस्पेयर्ड रिपीट्स, यानी कि इसमें रिपीटेशन प्रेजेंट होगा और इसमें रिपीटेशन की जगह माइक्रो सैटेलाइट या फिर मिनी सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। रिपीटेटिव डीएनए क्या बनाते हैं, लाइट कलर के स्ट्रैंड्स बनाते हैं और जो सैटेलाइट डीएनए है वो डार्क कलर के स्ट्रैंड्स बनाते हैं, ठीक है। इट डोंट शो पॉलीमॉर्फिज्म, इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि बहुत सारी वैरायटी, इसके बहुत सारे टाइप्स वैरायटी होते हैं और इसके वैरायटी टाइप्स नहीं होते हैं, ये एक ही तरह के होते हैं डीएनए। अब यहाँ पे बताना है हमको एमआरएनए और टीआरएनए में डिफरेंस। इट फॉर्म्स द कनेक्शन बिटवीन जीन एंड प्रोटीन, ये किसके बीच में कनेक्शन बनाते हैं, जीन और प्रोटीन के अंदर कनेक्शन बनाते हैं। इट प्रोवाइड्स करेक्ट अमीनो एसिड, इट प्रोवाइड्स करेक्ट अमीनो एसिड टू दी राइबोसोम, यानी कि करेक्ट अमीनो एसिड प्रोवाइड करते हैं राइबोसोम, यानी कि कुछ गलत अमीनो एसिड ना जाए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीआरएनए की, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर के होते हैं और इनका स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, किसका, टीआरएनए का। अब इट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं न्यूक्लियस से राइबोसोम तक और ये क्या करते हैं, अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक कैरी करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कोडॉन्स, इनके अंदर कोडॉन्स होते हैं और इनके अंदर एंटी कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, एक डीएनए स्ट्रैंड होता है। जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है वो 3' to 5' डायरेक्शन होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड अपोजिट होता है 3' to 5' डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो टेम्पलेट स्ट्रैंड रेफर्स टू द डीएनए सीक्वेंस दैट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ ड्यूरिंग द एमआरएनए सिंथेसिस, ठीक है। जब एमआरएनए का सिंथेसिस होता है तो वो जो डीएनए का मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है और एमआरएनए की सिंथेसिस करता है। नाउ जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है इज अ डीएनए स्ट्रैंड हुज बेस सीक्वेंस इज सिमिलर टू इट्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, यानी कि इसकी जो बेस सीक्वेंस होती है वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी कि आरएनए से सिमिलर होती है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन होती है 5' to 3' और इसकी डायरेक्शन होती है 3' to 5'। इसके अंदर एंटी कोडॉन्स होते हैं और इनके अंदर कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और यहाँ तक इस वीडियो में आ ही गए हो तो आपको पक्का अच्छी लगी होगी, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आपको नेक्स्ट कौन से चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए, कौन से टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप बता सकते हैं। मैं उसकी वीडियो जल्दी से जल्द अपलोड करूँगी, ठीक है। थैंक यू।